गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हिंदी में इसे हम डीएनए अंगुली छाप इस नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 37 का एक टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में। डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक के क्या क्या अनुप्रयोग हैं और किस प्रकार किसी व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रिपेयर या तैयार किया जा सकता है। तो एक डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के बारे में। ओके, तो कई नामों से इस तकनीक को जाना जाता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के और क्या क्या नाम हैं मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। इस तकनीक को हम डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग इस नाम से भी जानते हैं। तो तीन नाम हमने काम में लिए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। इसके अलावा इसे डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये टेक्निक है क्या, फिर इसकी हिस्ट्री, प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस और स्टेप्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इस टेक्निक में कि एक ही स्पीशीज या एक ही प्रजाति के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको अगर हमें अलग अलग पहचानना है तो हम ये टेक्निक काम में लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि एक ही जाति के खूब सारे सदस्य हैं और हम हर सदस्य की एक यूनिक यानी एक विशिष्ट पहचान रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। यानी ये तकनीक हमें एक ही जाति के जो सदस्य हैं या जो जंतु हैं उन्हें अलग अलग पहचानने में मदद करती है या सहायता प्रदान करती है। तो उस टेक्निक को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक कहते हैं। और ये तकनीक अपना काम इतनी एफिशिएंसी से या इतनी दक्षता से करती है कि एक ही जाति के दो सदस्यों का डीएनए फिंगरप्रिंट कभी भी सेम या एक जैसा नहीं हो सकता। यहां तक कि जो ट्विंस हैं, जुड़वा है, उनके भी डीएनए फिंगरप्रिंट आइडेंटिकल या एक जैसे नहीं होते। तो इस बात से पता चलता है कि ये टेक्निक अपने काम में कितनी एफिशिएंट या दक्ष है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट हम किसी मेंबर के लिए बनाएंगे तो वो अपने आप में उसकी यूनिक आइडेंटिटी, उसकी एक विशिष्ट पहचान होगी।
तो ऐसी तकनीक को हमने नाम दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। यहां तक ठीक तकनीक क्या है वो हमें समझ में आई। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो नाम आता है एक वैज्ञानिक का, आप लोग नाम याद करें उसका, प्रोफेसर एलेक जेफरी, नाम याद रह जाएगा। तो प्रोफेसर एलेक जेफरी जो यूनाइटेड किंगडम की लिजेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने पहली बार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक को विकसित किया, डेवलप किया। तो इस तकनीक के विकास का श्रेय प्रोफेसर एलेक जेफरी को जाता है। नंबर 2, अब बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में हैदराबाद के अंदर सीसीएमबी इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वहां पर डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया। तो हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे बात की, इंडियन सिनेरियो में बात की कि भारत में इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये तो हमने बात की हिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहां से। अब हम बात कर रहे हैं कि इस तकनीक में हमने बताया कि यूनिक आइडेंटिटी है हर मेंबर की, यानी 2 मेंबर अगर ट्विन है, जुड़वा भी हैं, तो भी उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम या सिमिलर नहीं होगा। यानी हर व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक है, यूनिक आइडेंटिटी है। तो इस यूनिक आइडेंटिटी के पीछे रीजन क्या है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वर्क करती है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां एक नाम आता है, मैं हालांकि डिटेल डिस्कस करूंगा अभी के लिए आप नाम याद कर लें। इट इज VNTR। पूरा नाम क्या कहेंगे? V मतलब वेरिएबल, N का मतलब है नंबर, T का मतलब है टेंडम और R का मतलब है रिपीट्स, पुनरावृत्ति हो रही है। वेरिएबल नंबर में यानी पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो पुनरावृत्ति है उसकी संख्या अलग अलग है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो डिपेंड करती है VNTR पर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। हालांकि अपनी बुक में इतना ही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं VNTRS क्या है और किस प्रकार 2 व्यक्तियों के अंदर ये प्रिंसिपल का काम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो आधारित है VNTRS पर। तो चलो मैं डिस्कस करता हूं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो जीनोम है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उस डीएनए में 2 प्रकार के अनुक्रम उपस्थित होते हैं। अपन नाम लिख दे। एक को हमने नाम दिया है, सुना हुआ है आपने, एक्सॉन, और दूसरे अनुक्रम को नाम हमने दिया है इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन है आपका, पॉपुलरली इसे हम एक्सॉन को हम कोडिंग अनुक्रम, कोडिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। जो हमारा इंट्रॉन है इसे हम पॉपुलरली या कॉमनली
नॉन कोडिंग अनुक्रम के नाम से जानते। तो हमारा जो जीनोम है उसमें कोडिंग अनुक्रम यानी एक्सॉन भी प्रेजेंट है, नॉन कोडिंग अनुक्रम यानी इंट्रॉन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रकार की सीक्वेंस हैं। अब जो ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन कई प्रकार के हो सकते हैं और इंट्रॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, पुनरावर्त अनुक्रम है, मतलब इनकी बार बार पुनरावृत्ति रिपीटेशन जीनोम में होता है। तो ये जो इंट्रॉन है या जो ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का नाम दिया है, एक को तो हमने कहा मिनी सैटेलाइट, दूसरे को नाम दिया माइक्रो सैटेलाइट। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो ये इंट्रॉन है वो कई प्रकार के हैं। सैटेलाइट इस रूप में इंट्रॉन हो सकते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट उस रूप में इंट्रॉन हो सकते हैं। तो इंट्रॉन की अलग अलग खूब सारी कैटेगरी हैं और हमारे जीनोम का अप्रोक्सीमेटली 98% हिस्सा नॉन कोडिंग या इंट्रॉन है। तो ये इंट्रॉन अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इसमें से एक इंट्रॉन की हमने बात की, वो सैटेलाइट डीएनए है, वो रेपिटेटिव अनुक्रम है, उससे सैटेलाइट डीएनए कहा। और वो सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। अंतर इतना सा है, मिनी सैटेलाइट में जो अनुक्रम रिपीट हो रहा है वो थोड़ा लंबा है, माइक्रो सैटेलाइट में जो अनुक्रम रिपीट हो रहा है वो थोड़ा छोटा है। तो ये मिनी और माइक्रो सैटेलाइट दो बातों में डिफरेंस हो गए। एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बात करो, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति। पहला कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में पहला अंतर तो ये आ सकता है कि जो ये सैटेलाइट अनुक्रम है, इनकी पुनरावृत्ति की संख्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन, जैसे हो कि पहले व्यक्ति में ये सैटेलाइट डीएनए मान लो 15 बार रिपीट हुआ, लेकिन किसी दूसरे मेंबर के अंदर ये सैटेलाइट मान लो 15 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या 15 से कम बार रिपीट हो रहा है। तो पहला अंतर तो जो आया वो ये आया कि सैटेलाइट जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, इनके रिपीटेशन में परिवर्तन आ जाए, अलग अलग सदस्यों में इनकी पुनरावृत्ति की जो संख्या है वो भी अलग अलग हो। दूसरा, इसके अनुक्रम में चेंज आ जाए कि पहले व्यक्ति में सैटेलाइट डीएनए का अनुक्रम अलग था, दूसरे व्यक्ति में फिर अलग था। तो ये दो बातों में अलग हो सकता है, पुनरावृत्ति के नंबर में, और दूसरा अपने अनुक्रम में ये अलग हो सकता है। और इस प्रकार ये VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का काम करता है। और इस प्रकार ये मिनी सैटेलाइट मुख्य रूप से काम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आधार का, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन रिपीटेशन में चेंज होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति अलग अलग होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, प्लस इसके अलावा इनका सीक्वेंस, इनका अनुक्रम भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार ये बहुरूपता बनाएंगे कि अलग अलग व्यक्तियों में ये अनुक्रम, इनकी पुनरावृत्ति अलग अलग होती है, यानी इस अनुक्रम में बहुरूपता है। और इस प्रकार ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक उपयुक्त सिद्धांत या प्रिंसिपल का कार्य करती है। तो हमने हिस्ट्री डिस्कस की, प्रिंसिपल डिस्कस किया, अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस। हमारे लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या एप्लीकेशंस हैं, अलग से भी क्वेश्चन बनता है, अलग से भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मोटे रूप से मैं दो एप्लीकेशंस इसके डिस्कस कर रहा हूं। पहला एप्लीकेशन कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है,
या एक बड़ी डकैती या चोरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ सस्पेक्ट, कुछ संदिग्ध हैं कि उनमें से किसी एक ने वो मर्डर किया हो या किसी एक ने वो चोरी की हो, और सस्पेक्ट, संदिग्ध खूब सारे हैं, तो उसमें से जिस व्यक्ति ने वो एक्चुअल क्राइम किया है उसका पता हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की सहायता से लगा सकते हैं। तो एक तो इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती है, उसमें इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, कई बार विवादित पैतृक संपत्तियां होती हैं, उनका अगर निपटारा करना है, सॉल्यूशन करना है कि किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े बिजनेसमैन की कुछ संततियां हैं, कुछ संततियां अवैध रूप से आ गई कि वो भी ये कोर्ट में केस करती है संपत्ति के लिए कि वे उन्हीं की संतति है, तो ऐसी स्थिति में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा ऐसे इश्यू या ऐसे जो मैटर हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता। तो मोटे रूप से ये 2 एप्लीकेशंस की हमने बात की है, अलग से इसके अनुप्रयोग हम और डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किस प्रकार से काम करेगी। तो कुछ स्टेप्स हमने काम लिए हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को यूज में लिया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंट डेवलप किया जाता है। तो पहली स्टेप है, हमें सैंपल चाहिए। सैंपल का मतलब है यहां पर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए जो हम डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे उसके लिए हमें डीएनए चाहिए, बिना डीएनए के हो नहीं सकता। तो क्या किया जाए कि ऐसी कोई भी कोशिका, सेल हम उपयोग में ले सकते हैं जिसमें डीएनए उपस्थित हो। तो जनरली सैंपल के रूप में क्या क्या लिया जा सकता है? क्राइम सीन से ब्लड के सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। ब्लड में WBC है, केंद्रक होता है उसमें, तो वहां पर केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट है। आरबीसी उपयोगी नहीं है क्योंकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है मैमल्स के अंदर, तो उसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। लेकिन ब्लड में WBC है तो ब्लड सैंपल के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। नंबर 2, इसके अलावा सीमन, वीर्य को उपयोग में लिया जा सकता है। हेयर फॉलिकल्स, रोम की कुपिकाएं हैं, वहां की कोशिकाओं को हम सैंपल के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक हम सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात याद रखनी है, ऐसी कोई भी कोशिका सैंपल का काम कर सकती है जिसमें डीएनए उपस्थित हो, गुणसूत्र उपस्थित हो। तो केंद्रक वाली कोशिकाएं, तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, वीर्य हो सकता है, ब्लड का सैंपल हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, स्किन हो सकती हैं, ये सब सैंपल के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। यहां तक ठीक। अब हमारा काम है कि हमें डीएनए चाहिए, क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंट हम तैयार करेंगे वो डीएनए से तैयार करेंगे। तो हमारा अगला टारगेट क्या है, अगला स्टेप क्या है, हम डीएनए का आइसोलेशन करें। कोशिका में तो बहुत सारे पदार्थ हैं। अच्छा, गुणसूत्र में डीएनए के अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी है, तो एक लंबी प्रक्रिया है डीएनए के आइसोलेशन की या प्यूरिफिकेशन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं। इस स्टेप में हमें एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। उस उपकरण का नाम है या उस प्रक्रिया का नाम है, हम डीएनए को पृथक करने के लिए या प्राप्त करने के लिए
सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, जो सैंपल हमने लिया है उसे हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इस प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अलग अलग भाग अपनी डेंसिटी के अनुसार हमें अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे और इस प्रकार इस सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण प्रक्रिया द्वारा हम डीएनए को अलग या प्योर रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने कहा था अपकेंद्रण प्रक्रिया के लिए यहां पर हम हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज इस उपकरण का उपयोग करते हैं। बात याद रहेगी। तो सेकंड स्टेप में हमने डीएनए को अलग प्राप्त कर लिया बाकी सभी कोशिकीय घटकों से। अब हम क्या करेंगे, बायोटेक वाला चैप्टर जो बॉटनी की आपके 4th यूनिट है, तो शांताराम जी शायद उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, वहां बहुत डिटेल दे रखा है इसको। तो यहां हम केवल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उस यूनिट में ये डिटेल डिस्कशन दे चुके हैं। तो क्या है इसमें, अब हम क्या करेंगे, डीएनए तो मिल गया हमें, अब इस डीएनए को हम ट्रीटमेंट देंगे एक स्पेशल एंजाइम से। आपको नाम याद करना है कि हम डीएनए को ट्रीट करेंगे एक विशिष्ट एंजाइम से और उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। हिंदी में इस एंजाइम को हम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम नेचुरली जीवाणु कोशिकाओं में बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया को ये सुविधा प्रदान करते हैं और उन्हें बचाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जीवाणु भोजी के संक्रमण से। कि जो लैम्बडा फेज है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणु कोशिका पर परजीवी के रूप में रहता है। तो जीवाणु कोशिका के ये एंजाइम जीवाणु कोशिका को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं कि उनमें जीवाणु भोजी का संक्रमण ना हो, प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए इन एंजाइमों का नाम ही क्या है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम क्या करते हैं, एक विशेष स्थल होता है जिसे हम नाम देते हैं प्रतिबंधन स्थल, रेस्ट्रिक्शन साइट। वहीं से जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वहां से ये डीएनए को कट कर देते हैं, दोनों स्ट्रैंड को। तो इन एंजाइमों को उपयोग में लिया। ये क्या करेंगे, डीएनए को छोटे छोटे विभिन्न लंबाई के टुकड़ों में काटकर अलग कर देते हैं। तो इन्होंने डीएनए को काटा, इट्स लाइक ए नाइफ, सीजर, कैंची की तरह। इसलिए इन एंजाइमों को सामान्यतः आणविक कैंचिया, मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एंजाइम काम में लिए, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचारित किया। ये एंजाइम एक प्रतिबंधन स्थल से डीएनए में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वहां से उसे कट करते हैं और इस प्रकार अलग अलग लंबाई के हमें डीएनए के टुकड़े मिल जाते हैं। यहां तक ठीक, बिल्कुल सिंपल है। पहले मैंने सैंपल लिया, सैंपल क्या हो सकता है वो मैंने बताया। फिर सैंपल में से मैंने डीएनए को अलग किया, सेपरेट किया, आइसोलेट किया। उसके लिए हमने कौन सी तकनीक काम में ली, सेंट्रीफ्यूगेशन काम में लिया। अब मुझे डीएनए मिल गया तो मैंने डीएनए को ट्रीटमेंट दिया, उपचारित किया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस से,
और इस प्रकार फाइनली मुझे अलग अलग लंबाई के डीएनए के कई टुकड़े मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब ये टुकड़े तो अलग अलग लंबाई के हैं, तो क्या करेंगे, इन टुकड़ों को लंबाई के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित करें। तो उसके लिए हम एक टेक्निक काम में लेते हैं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। उस टेक्निक का नाम है, इट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझते क्या होता है इस टेक्निक में, कि क्या करते हैं इस टेक्निक में, हम एक जेल काम में लेते हैं। जेल यहां पर मीडियम, माध्यम का काम करेगा। जनरली दो प्रकार की जेल डीएनए खंडों के पृथक्करण के लिए काम में ली जाती है। एक का नाम है एगारोस जेल, नाम याद रहेगा। दूसरे का नाम है पॉली एक्राइल एमाइड जेल। मैं दोनों मेंशन कर देता हूं। तो दो प्रकार की जेल सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। एक जो है उसका नाम है एगारोस जेल और दूसरी है पॉली एक्राइल अमाइड जेल। तो दोनों प्रकार की जेल जनरली उपयोग में ली जाती है। तो कोई भी एक जेल उपयोग में ली, मैंने जेल का काम बताया, वो माध्यम है, मीडियम है। उसी जेल से होकर डीएनए के टुकड़े गमन करते हैं, गति करते हैं। अब होगा क्या इसमें, जेल का काम हो गया माध्यम, डीएनए पर निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश उपस्थित होता है। अगर हम इन डीएनए के टुकड़ों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, विद्युत क्षेत्र में रखें, तो ये डीएनए के टुकड़े जेल से होकर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। यानी इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिस इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज का है, उस तरफ ये डीएनए के टुकड़े जेल से होकर गति करेंगे। इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। बात याद रहेगी। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक्चुअल में ये एक पृथक्करण तकनीक है, जिसमें हम आवेशित अणुओं को पृथक कर सकते हैं। और डीएनए के टुकड़ों के पृथक्करण के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं, उसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो हमने जेल काम में ली, विद्युत क्षेत्र दिया, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे, गति करेंगे। अब जो डीएनए का टुकड़ा ज्यादा लंबा है या सबसे लंबा है, और जब वो इन जेल के, इस तरह से जेल के छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, इस तरह से जब वो यूं छिद्रों के बीच में से गति करेगा, तो जिसकी लंबाई ज्यादा है उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। लेकिन जो टुकड़ा छोटा है उसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, वो अधिक दूरी तक जाएगा। तो जेल पर क्या होगा, हमें अलग अलग लंबाई के टुकड़े लंबाई के एक क्रम में प्राप्त हो जाएंगे। बात ठीक है। तो अब डीएनए तो दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन डीएनए के टुकड़ों के साथ एक डाई है, इथिडियम ब्रोमाइड, क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड को जोड़ देते हैं। तो डीएनए के साथ एक डाई जुड़ी हुई है, इथिडियम ब्रोमाइड। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सबसे लंबा टुकड़ा जेल में सबसे नीचे रहा, उससे कम लंबा थोड़ा ऊपर गया, और जो सबसे कम लंबा था वो सबसे ऊपर चला गया। अब इस जेल को अगर हम यूवी लाइट में देखें, तो अल्ट्रावायलेट लाइट में ये डीएनए के टुकड़े जेल पर ऑरेंज, नारंगी रंग के दिखाई देंगे, इथिडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण। अब यहां पर जो ये अलग अलग लंबाई के टुकड़े मिले, ये हमें कब मिले, जब हमने ये एंजाइम काम में लिया था। तो ये टुकड़े सब अलग अलग लंबाई के हैं, और इस कारण जो बहुरूपता आई, इसे हम कहते हैं RFL पीस, रेस्ट्रिक्शन। F का मतलब है फ्रेगमेंट, लेंथ मतलब लंबाई, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता।
कि ये जो टुकड़े मिले वो सभी टुकड़े लंबाई में बहुरूपी हैं, अलग अलग हैं, और ये RFLPs ही DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक मार्कर का काम करेंगे और उपयोगी होंगे किस तरह, VNTR की तरह। तो हमने सेपरेशन कर दिया। तो सेपरेशन के लिए मैंने जो टेक्निक काम में ली DNA के टुकड़ों के, वो नाम थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2 प्रकार की जेल काम में लेते, एगारोस, पॉली अक्राइल अमाइड। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, अलग अलग लंबाई के टुकड़े बने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से उन्हें लंबाई के अनुसार हमने अलग अलग जेल पर प्राप्त कर लिया। ये मेरा तीसरा स्टेप था, मैंने सेपरेशन किया, यहां तक ठीक। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग की प्रोसेस करेंगे। ब्लॉटिंग में क्या करते हैं कि जेल से DNA को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। ब्लॉटिंग का हिंदी अर्थ होता है छापना। क्या करेंगे ब्लॉटिंग में, देखो यहां पर जो DNA जेल पर है वो डबल स्ट्रैंडेड है। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं उसमें। तो पहले हम डीनेचुरेशन करेंगे, विकृतीकरण करेंगे। क्या होता है विकृतीकरण में, DNA के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बंद है, तोड़ेंगे उनको। तोड़ने से DNA के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। इस क्रिया को डीनेचुरेशन, विकृतीकरण कहा। तो अब हमारे पास जेल पर DNA के सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे। बॉटनी वाले 4th यूनिट में 3 प्रकार की ब्लॉटिंग बताई गई है हमारे सिलेबस में, नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अलग अलग के लिए अलग अलग है। DNA के लिए जो ब्लॉटिंग है वो अलग, RNA के लिए ब्लॉटिंग है वो अलग, प्रोटीन के लिए जो ब्लॉटिंग है वो अलग। अभी हम केवल DNA की बात कर रहे हैं, तो DNA के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग काम में लेते हैं। कौन सी ब्लॉटिंग है, सदर्न। क्या करेंगे, हम एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर लेंगे। कौन सा पेपर लिया, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। अच्छा, इस पेपर पर हम क्या करेंगे, पहले से एक क्या स्थापित कर देंगे, प्रोब। अब प्रोब क्या है, प्रोब एक ज्ञात अनुक्रम है न्यूक्लियोटाइड का, जिसका सीक्वेंस हमें पहले से पता है, प्लस ये प्रोब रेडियो लेवल है, हमने इसको रेखांकित किया हुआ है। और ये प्रोब संपूरक है, कंप्लीमेंट्री है, किसके, उन DNA खंडों के या RFLP के। यानी जेल पर जो अनुक्रम है उसकी संपूरक अनुक्रम प्रोब है, और प्रोब का अनुक्रम हमें पहले से पता है। तो प्रोब को तो हमने स्थापित किया नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर। अब प्रोब यानी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर और उसके ऊपर हमने रखा जेल को और उन्हें एक बफर सॉल्यूशन में रख दिया। अब क्या होगा, जेल से DNA के वो टुकड़े जो प्रोब के संपूरक हैं, संपूरक का मतलब एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से। ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। इसको संपूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट्री। तो जेल पर जो DNA के विभिन्न लंबाई के टुकड़े हैं, केवल वो टुकड़े ब्लॉटिंग की क्रिया में जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर की ओर ट्रांसफर होंगे, जो किसके संपूरक है, प्रोब के। सभी स्थानांतरित नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जेल से केवल उन्हीं DNA खंडों का ट्रांसफर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर होगा जो अनुक्रम प्रोब के संपूरक हैं। तो प्रोब से आकर वो हाइब्रिडाइज हुए। वहां मैंने कहा था विकृतीकरण, डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो उससे आकर जुड़े। अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को जब हम देखते हैं तो वहां पर कुछ हमें जब टाइप करते हैं, जिस तरह के निशान, जिस तरह की प्रिंट बनती है, तो वैसी कुछ प्रिंट हमें नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर दिखती है।
इसी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर बने हुए प्रिंट को हम क्या कहेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो टेक्निक समझ में आई। पहले हमने सैंपल का सिलेक्शन किया, सैंपल क्या हो सकता है ये समझ में आया। फिर एक टेक्निक काम में ली, सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हमने डीएनए अलग किया। उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को उपचारित किया, डीएनए के अलग अलग लंबाई के टुकड़े बने, उन्हें पृथक करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लिया। तो जेल पर जो प्रतिरूप बना उसे हमने नाम दिया RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने ब्लॉटिंग की, ब्लॉटिंग जो डीएनए के लिए कर रहे हैं हमने उसका नाम काम में लिया सदर्न ब्लॉटिंग। एक रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब काम में ली। ब्लॉटिंग के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर जो प्रिंट आया उसे हमने नाम दिया डीएनए फिंगरप्रिंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ये चीजें क्या है, तो आप बायोटेक जो 4th यूनिट हैं शांताराम जी के उन वीडियो को जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं आप उनको देख सकते हैं, तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।